न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर का नाम है ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर, इसके पहले का चैप्टर हो चुका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद का चैप्टर है ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पुराना चैप्टर अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि फिर हम इसमें जो भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया जाएगा उसे रिड्यूस करके बदलते हुए हम उसी जगह पर लेकर के जाएंगे जो अब तक हम पिछला चैप्टर पढ़ करके आए हुए हैं। ठीक, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक, लिखना इसमें इसकी डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक, in which differential equation in which there is one independent variable and two or more dependent variable present known as ordinary simultaneous differential equation in which there is one independent variable। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो एंड 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट, नोन एज ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं उसमें बेसिकली 2 तरीके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, जिसमें से पहला तरीका होता है जब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर का ही इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम जो कंडीशन लेकर के चलेंगे उसमें हम 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, मैक्सिमम हमारे केस में सिर्फ 2 ही वेरिएबल डिपेंडेंट होंगे। हालांकि कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हो सकते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा यानी 3 या 4 भी डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएं। ठीक, अपने कोर्स में बीएससी सेकेंड ईयर में मैक्सिमम हमेशा से केवल और केवल 2 डिपेंडेंट और 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही मिलेगा। शुरुआत इसकी ऐसी होगी, हम ये मानेंगे कि माना x और y 2 हमको डिपेंडेंट वेरिएबल दिए जाते हैं। तो अगर x और y दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, हम कहते हैं x डिपेंड करता है t पर, मतलब x इज़ द फंक्शन ऑफ t एंड y इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पर t हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा, x और y डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। अब दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहे x को चाहे y को किसी एक को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास, जैसे हमने y को एलिमिनेट किया, तो y को एलिमिनेट करने पर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन अब बचेगा उसमें x इन्वॉल्व होगा, t इन्वॉल्व होगा और डिफरेंशियल ऑपरेटर d इन्वॉल्व होगा। जो डिफरेंशियल ऑपरेटर कुछ इस तरीके से होगा, d इज़ इक्विवेलेंट टू d dt। अभी हम सही सलामत नहीं लिख रहे हैं, अभी केवल बस समझाने के लिए है। कैपिटल D इज़ इक्विवेलेंट टू d बाई dt। ठीक,
तो x में और इस दिए गए ऑपरेटर d में अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन चुका होगा और पुराने वाले चैप्टर से इसको हम बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जो x की वैल्यू हमें फॉर्म आउट होगी या फाइंड आउट होगी, उस x की वैल्यू को जो शुरुआत में 2 इक्वेशन हमें दिए जाएंगे, 2 या 3 जो भी इक्वेशन हमें दिए जाएँ, जो इनिशियल स्टेज में इक्वेशन मिले रहेंगे, इस x की वैल्यू को उसमें इस्तेमाल किया जाएगा और इस्तेमाल करके हम y की वैल्यू को निकालेंगे। तो x और y की वैल्यू एक साथ लेकर के हमें हमारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देगी। ठीक, शुरुआत कर रहे हैं इसमें। लिखना फर्स्ट मेथड फॉर सॉल्विंग। फर्स्ट मेथड फॉर सॉल्विंग, ब्रैकेट में लिख देना, यूज ऑफ ऑपरेटर डी, यूज ऑफ ऑपरेटर कैपिटल डी, डी ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करने का तरीका। ठीक, लेट माना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर, लेट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, माना जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिए जाते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन है फंक्शन ऑफ ऑपरेटर डी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ ऑपरेटर डी इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल T1। कैपिटल T1 कोई भी फंक्शन हो सकता है, x का, y का या इंडिपेंडेंट वेरिएबल t का। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अगला phi1 फंक्शन ऑफ d प्लस phi2 फंक्शन ऑफ ऑपरेटर d, ठीक, इंटू y इज इक्वल टू T2। ये दिया गया सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, काम हमारा वही होगा, हम दोनों में से ये होगा phi1 ऑफ डी एक्स प्लस phi2 ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू T2। इन दिए के दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में से हम किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। अब आपकी मर्जी, आप चाहे x को एलिमिनेट कीजिए चाहे y को। ठीक, लिखना बी एलिमिनेट y, हम इस वक्त y को एलिमिनेशन लेके चल रहे हैं बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। बी एलिमिनेट y बिटवीन दीज टू इक्वेशंस, इन दिए गए दोनों इक्वेशंस में से हम y को एलिमिनेट करते हैं। ठीक, एंड गेट, और प्राप्त करते हैं, एंड गेट एन इक्वेशन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर d, ठीक, इंटू x इज इक्वल टू सम फंक्शन कैपिटल T। ये सब कुछ करने के बाद, यानी y को एलिमिनेट करने के बाद हमको जो ये नया वाला इक्वेशन मिलेगा, ये सिंबॉलिक फॉर्म लिखा गया है फंक्शन ऑफ d इंटू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल T। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा। और जब आपको एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट फॉर्म आउट ये मिल चुका है, तो इसके बाद पुराने वाले चैप्टर में इसके सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके मौजूद हैं। हम इसको आसानी के साथ सॉल्व करके उसके बाद x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, लिखना विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, with constant coefficient, which is linear differential equation with constant coefficient। लिखते हैं, now solve it as previous, now solve it as previous। ठीक, एंड
फाइंड वैल्यू ऑफ x। इसको हम पुराने तरीके से सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू को निकालते हैं। एक बार हमें x की वैल्यू मिल गई तो ये जो इनिशियल में दो इक्वेशन दिए गए हैं इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में जो ज़्यादा उपयुक्त होगा उसमें इस x की वैल्यू का इस्तेमाल करके y की वैल्यू को निकालेंगे। वैल्यू ऑफ x, ठीक, इन t। अच्छा, x की जो वैल्यू मिलेगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के फॉर्म में मिलेगी, ठीक, कॉमा सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें ज़्यादा उपयुक्त होगा उसी में वैल्यू रखी जाएगी। इस आई हुई वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 1 में चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं एंड गेट, और प्राप्त करते हैं एंड गेट वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, x और y की वैल्यू कंबाइंड में हमारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर थोड़ा फ्लैश की वजह से चमक आ रही होगी, ठीक, इसीलिए इसको सुन करके लिख लेना। B eliminate y between these two equations and get n equations f of d into x is equal to capital T which is linear differential equation with constant coefficient। यहाँ फ्लैश की थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे और न्यूमेरिकल को लगाएंगे, देखते हैं। ये तो सिंपल सा वर्किंग रूल है, इसे याद नहीं करना है, केवल और केवल न्यूमेरिकल इतने लगाने हैं कि उस न्यूमेरिकल को लगाते लगाते ये वर्किंग रूल खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक, शुरुआत करते हैं पहले न्यूमेरिकल की। प्रॉब्लम है सॉल्व dx dt प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू ई टू दी पावर t। दूसरा इक्वेशन दिया गया है dy dt माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2t। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं, dx बाई dt प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू ई टू दी पावर t, dy बाई dt माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2t। हमें इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हुआ है, साफ बात है t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y दोनों का ही डिफरेंशिएशन किया गया है t के रिस्पेक्ट में, यानी x और y ये दो के दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रहे होंगे, ठीक। सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन लेट जो ऑपरेटर डी डी टी है इसे हम कैपिटल D मान लेते हैं, लेट डी डी टी इक्विवेलेंट टू कैपिटल D, ठीक। एंड रीराइट, और ये मानते हुए ऊपर के दिए गए दोनों इक्वेशन को हम फिर से रीराइट करते हैं एंड रीराइट गिवन इक्वेशंस रीराइट गिवन इक्वेशंस, ठीक। इसे हम लिख रहे हैं, पहला इक्वेशन होगा dx डी डी टी की जगह पर कैपिटल D हो गया, dx प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू ई टू दी पावर t, पहला बना, ठीक। यहीं पर आगे हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस पूरे में से x को बाहर निकाल रहे हैं तो ऑपरेटर बन जाएगा d प्लस 5, यानी ये होगा d प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू ई टू दी पावर t। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन है जिसे हमने इस तरह रीराइट कर लिया। इसी तरह दूसरे को रीराइट कर रहे हैं, दूसरे में ये होगा dy माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर 2t, दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक। यहाँ एक बार फिर से थोड़ा चमक की दिक्कत आएगी, इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, पहला और ये तीसरा वाला हिस्सा है, इसे हम एक साथ ले रहे हैं, ठीक। पहले माइनस x को आगे लिख दे रहे हैं, तो माइनस x ये हो गया, अच्छा, प्लस फिर से y कॉमन करते हैं तो d प्लस 3
यहाँ हुआ d+3 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻²t। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, दिए गए इक्वेशन को हमने रीराइट कर लिया है। अब इन आए हुए दोनों इक्वेशंस में से हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। ये तुम लोगों की मर्जी है, x को मन कहे x को एलिमिनेट करो, मन कहे y को एलिमिनेट करो। हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर y को एलिमिनेट करने के लिए पहले वाले इक्वेशन में d+3 का मल्टीप्लाई कर दो। जब पहले में d+3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया d+3 इंटू वाई, यहाँ भी है d+3 इंटू वाई, दोनों प्लस के साथ हैं। एलिमिनेट करने के लिए पहले इक्वेशन से इस दूसरे वाले इक्वेशन को माइनस कर दिया जाएगा। ठीक, लिख रहे हम इस चीज़ को, यहाँ चमकेगा इसलिए हम ऊपर ही लिख रहे हैं। लिखना इस तरीके से लिखना, d+3 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव। इक्वेशन नंबर 1 में d+3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दिया जाएगा और हमारे पास मिलता है। ध्यान से देखना, हम यहीं पर करके दिखा रहे हैं। जब यहाँ d+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो घटाएंगे तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा d+5। ठीक, और ऊपर d+3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटू d+3 इंटू साथ में x और घटाने पर माइनस माइनस प्लस x, ये हिस्सा बना। ठीक, अगला हिस्सा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ d+3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो दिस इज इक्वल टू d+3 इंटू e⁻t और फिर माइनस e⁻2t, ये हमारे पास आएगा। इस आए हुए इक्वेशंस में से इस पूरे में से x को कॉमन कर रहे हैं। x को कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, ब्रैकेट के अंदर में d+5 इंटू d+3 प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये टुकड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e⁻t को अंदर लाते हैं, ये ऑपरेटर e की t पर ऑपरेट करेगा। तो d का मतलब है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, e⁻t को t के लिए डिफरेंशिएट करो, वापस e⁻t ही रहेगा और प्लस 3 इंटू e⁻t हुआ माइनस e⁻2t, यानी हमारे पास मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट, ब्रैकेट के अंदर में d इंटू डी स्क्वायर प्लस 5d और यहाँ से ये 3d, 5d प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8d और 5 3 15 1 16 प्लस 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4e⁻t माइनस e⁻2t। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन चुका है x के टर्म में। ठीक, अब हम इसको पुराने वाले चैप्टर से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक लाइन वो लिख देना, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लिख रहे हैं। दिस इज, या हाँ, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient ठीक, चल रहे हैं, हम इसको सॉल्व करने की शुरुआत कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए अगर तुम लोगों को याद हो, इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया जाता था। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जहाँ जहाँ पर d है इसकी जगह पर केवल स्मॉल m रखा जाता था और इस पॉलिनोमियल को बराबर 0 किया जाता था, वहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। लिखना हियर या हेंस ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज डैश। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा m² प्लस 8m प्लस 16 इक्वल टू 0। देखा जाए तो ये m² प्लस 4² प्लस 2 इंटू 4 इंटू m, यानी ये लिखा गया है m प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू -4 -4। केस ऑफ रिपीटेड रूट्स में ये 2 बार रूट रिपीट हुए हैं और 2 बार रिपीट हुए हैं तो जाहिर सी बात है
जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में t की पावर 1 तक के टर्म खुलेंगे। ठीक, शुरुआत करें इसका CF लिखने की। लिखना देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज इक्वल टू, ये होगा C1 प्लस C2 t की पावर 1 इंटू e टू दी पावर -4t। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। ठीक, अब बारी आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए शुरुआत करते हैं, इसी की सहायता लेंगे 4e की t माइनस e की पावर 2t। ठीक, लिखना इसमें पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, ठीक, ऑपरेटेड ऑन 4e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर 2t। ये हिस्सा हुआ। 1 अपॉन एफ ऑफ डी को अंदर लेकर के जाते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, या हम 1 अपॉन एफ ऑफ डी की यहीं पर वैल्यू पुट कर दें तो इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो इसकी वैल्यू होगी, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ डी हमारे पास जो था वो था डी स्क्वायर प्लस 8d, ठीक, प्लस 16, यानी कुल मिलाकर के ये था d+4 का होल स्क्वायर। हम इसी की वैल्यू के यहाँ पर रख रहे हैं तो ये हो गया 1 अपॉन d+4 का होल स्क्वायर, ऑपरेट कर रहा है ये 4e की पावर t पर, माइनस 1 अपॉन d+4 का होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन e टू दी पावर 2t। और इसे सॉल्व करने का तरीका हमारे पास इसके पहले वाले चैप्टर में मौजूद था। सिंपल सा काम, कांस्टेंट 4 पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, कांस्टेंट 4 बाहर आएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो e की पावर 1 इंटू टी है, इस 1 को उठाकर इस d की जगह पर रख दिया जाएगा। तो यहाँ d की जगह पर 1 रखते ही ये बन गया 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5, और यहाँ 5 का स्क्वायर दैट इज 25, यानी कि हमारे पास मिल गया दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 25 e टू दी पावर t। ये टुकड़ा हुआ। अगली बार इसको देखते हैं, d की जगह पर 2 रखें तो 4 2 6 6 36 माइनस 1 अपॉन 36 e टू दी पावर 2t। ये हमें pi मिल गया। तो अगर हम उस बने हुए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन दें तो उसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक, लिखते हैं इस बात को। हेंस सॉल्यूशन फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहाँ फ्लैश की दिक्कत होगी हम मान रहे हैं। हेंस सॉल्यूशन फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये होगा हमारे पास x इज इक्वल टू CF प्लस PI, और हम इसको यहाँ पर रख दे रहे हैं। CF ऊपर लिखा ही हुआ है, हम इसे में थोड़ा सा सुधार कर ले रहे हैं CF, यानी कि ये हो गया x इज इक्वल टू CF प्लस PI जो हम निकाले हुए थे इसी को उठाकर हम आगे ऐड कर दे रहे हैं। PI हम रख रहे हैं आगे 4 अपॉन 25 e टू दी पावर t माइनस 1 अपॉन 36 और e टू दी पावर 2t। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का, यानी कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई। और एक बार अगर x की वैल्यू आ चुकी है तो इस x की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ ज़्यादा सूटेबल होगा वहाँ इस वैल्यू को रख करके y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके लिए। ज़रा इक्वेशन नंबर 1 पर एक बार निगाह डालें। तो इक्वेशन नंबर 1 अगर देखा जाए तो जो इक्वेशन नंबर 1 हमें दिया गया था शुरुआत में वो शायद था, लिखना मत इसे, dx dt प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू e टू दी पावर t। ये पहला था।
इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखें तो जो दूसरा इक्वेशन हमें दिया गया था वो था dy dt माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर 2t। अगर हमें y की वैल्यू मिली होती, मतलब हमने x को एलिमिनेट किया होता, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि तब हमारे पास y की वैल्यू होती। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास x की वैल्यू है, तो हम x की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में यहाँ पर रख दें और इसी x की वैल्यू को अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें तो dx dt मिल जाएगा। यहाँ dx dt और x की वैल्यू रख दें और सब ट्रांसफ़र कर दें तो हमें y की वैल्यू भी यहाँ से मिल सकती है आसानी से। इसका मतलब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक, इसमें लिखना अब आगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू t, कह सकते हैं हम सही सामान को बनाने के लिए जितने भी बीच रास्ते के पढ़ने वाली चीज़ों की ज़रूरत हमें जिनकी पढ़ने वाली है उन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। x हमारे पास हो चुका है, dx dt को और हम यहाँ से निकाल लें तो खाना बनाने के पहले हमारे पास सारे सामान इकट्ठे हो जाएंगे और उठा करके उनको रख देंगे, हमें सीधे y की वैल्यू मिल जाने वाली है। ठीक, डिफ्रेंशिएट करें इसको, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये मिलेगा dx dt इज इक्वल टू, चलिए इससे डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसे अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो पहले हम e की पावर -4t को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये होगा -4, ब्रैकेट का हिस्सा एज इट इज़ बचा रहेगा, c1 + c2t और ये e टू द पावर -4t। अब e की -4t को छोड़ दें, इसे डिफ्रेंशिएट करें। c1 का डिफ्रेंशिएशन 0, c2t का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ c2, तो c2 e की पावर -4t यानी प्लस c2 e टू द पावर -4t, ये मिल गया, प्लस 4/25 e टू दी पावर t एज इट इज़ बच जाएगा। इसे डिफ्रेंशिएट करें तो 2 नीचे आएगा, 2 1 के 2, 18 दूनी 36 यानी -1/18 e टू दी पावर 2t। x मिल गया, dx dt मिल गया, इसका इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, इतना नोट कर लो। लिखना, पुटिंग इट इन dx dt प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर t, दैट इज इन, यानी हम इसकी वैल्यू को रखेंगे y इज इक्वल टू e टू दी पावर t -5x dx dt में। इस इक्वेशन में इस सारी वैल्यू को उठा करके रखा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसे रखने की। x की वैल्यू अपने पास तुम लोग लिखे ही हो। ठीक, बारी बारी x की वैल्यू और dx dt की वैल्यू उठा करके सब्स्टिट्यूट करो। शुरुआत करते हैं। ठीक, y इज इक्वल टू e की t एज इट इज़ e की पावर t -5 इंटू x की वैल्यू को रख रहे हैं। x की वैल्यू थी हमारे पास c1 + c2t e टू द पावर -4t, ठीक, प्लस 4/25 e टू द पावर t माइनस e टू दी पावर 2t अपॉन 36, ब्रैकेट क्लोज। x की वैल्यू हो गई। अब dx dt की वैल्यू उठा करके रखते हैं, तो dx dt की वैल्यू माइनस के साथ माइनस, ठीक, ब्रैकेट के अंदर में -4, ब्रैकेट के अंदर में c1 + c2t इंटू e टू दी पावर -4t, ठीक, प्लस c2 e टू दी पावर -4t, ठीक, और अगला हिस्सा -1/18
-1/18 और e टू द पावर 2t, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास अगला काम है, इसे पूरा जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना। हम वापस एक बार बोल दे रहे हैं फिर से, देखने में अगर वीडियो में दिक्कत आ रही हो, थोड़ा छोटा हो गया होगा। y इज इक्वल टू ई की पावर t -5 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर में अगले ब्रैकेट c1 प्लस c2t ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर -4t प्लस 4/25 e की पावर t माइनस e की पावर 2t अपॉन 36 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट -4 इंटू ब्रैकेट में c1 प्लस c2t e टू द पावर -4t प्लस c2 e टू द पावर -4t माइनस 1/18 इंटू e टू द पावर 2t। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको। सबसे पहले e टू द पावर -4t के टर्म को इकट्ठा कर रहे हैं। ध्यान देना, ये फैक्टर e की पावर -4t का, ये e की पावर -4t का और ये e टू द पावर -4t का, हम सब एक साथ ला रहे हैं। -5 लेकिन माइनस माइनस +4, बाकी सब सेम सेम, तो -5 + 4 दैट इज इक्वल टू माइनस, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में c1 प्लस c2t इंटू ई टू द पावर -4t, ठीक, माइनस प्लस दैट इज माइनस c2 ई टू द पावर -4t। ये e की पावर -4t के टर्म इकट्ठे हो गए। अब बारी e की पावर t को इकट्ठा करना, तो e की पावर t को देखते हैं। e की पावर t यहाँ मौजूद है, ठीक, 4/25 e की पावर t यहाँ मौजूद है। तो लेकिन ये वाला हिस्सा देखना, माइनस प्लस दैट इज, पहले इसे लिख लेते हैं, तो प्लस e की पावर t मौजूद, फिर माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस, 5 को अंदर लेकर के गए, 5 अंदर जाती, 5 के 5 5 25, यानी 4/5 और साथ में e की पावर t, ये हो गया। अब e की पावर 2t वाले टर्म को इकट्ठा कर रहे हैं। देखना, माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस 5/36 ई टू द पावर 2t, ये फैक्टर हो गया। इधर e की पावर 2t नहीं, उस हिस्से में जाते हैं, तो माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस 1/18 ई टू द पावर 2t, ये फैक्टर आया। यानी हमारे पास कुल मिलाकर के बचा, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन किया ब्रैकेट के अंदर में, इधर माइनस कॉमन करते हैं और e की पावर -4t को कॉमन करते हैं, तो ब्रैकेट में आया c1 प्लस c2 प्लस c2 इंटू t ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर e टू द पावर -4t, ये हिस्सा। इनका हाल देखिए, 5 1 के 5, 5 में से 4 गए 1, दैट इज इक्वल टू प्लस e टू द पावर t अपॉन 5, ये टुकड़ा हुआ। इधर हाल देखा जाए तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/36 हो गया, तो 5 2 7, 7/36 प्लस 7/36 ई टू द पावर 2t, ये वैल्यू आ गई अपने पास y की। ये y की वैल्यू हो गई, और x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक, अगर याद हो तो x की वैल्यू हमारे पास थी, एंड x इज इक्वल टू हमारे पास था माइनस नहीं था, ये x की वैल्यू थी c1 प्लस c2t, यानी cf प्लस pi में था e टू द पावर -4t, ये cf का हिस्सा था, और pi हमारे पास था प्लस 4/25 e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 2t/36। ये आई हुई दोनों वैल्यू एक साथ हमारे मेन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होती है, लिखना कंबाइंड में, ठीक। दिस गिव यही दोनों x और y की वैल्यू देती हैं, दिस गिव्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देंगी। x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। अगला न्यूमेरिकल उठाते हैं।
ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ही दूसरी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है dx dt इज इक्वल टू ax प्लस by, कॉमा दूसरा इक्वेशन हमें दिया गया है dy dt इज इक्वल टू a डैश x प्लस b डैश y। ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं और वापस हमें इन्हें सॉल्व करना है पुराने तरीके के साथ। ठीक, शुरुआत करते हैं। पहला काम मेरा वही होगा कि डी डी टी की जगह पर हम कैपिटल डी रखेंगे। सॉल्यूशन लेट माना डी डी टी, लेट डी डी टी इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल डी। ठीक, एंड रीराइट गिवन इक्वेशन and rewrite given equations। शुरुआत करते हैं। ऊपर वाले इक्वेशन को अगर फिर से रीराइट किया जाए तो देखें हम x वाले टर्म एक तरफ कर रहे हैं, तो जब ax को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ax, लेकिन इसकी जगह पर आज कैपिटल D आ चुका है तो इसकी जगह पर हमारे पास बन गया d माइनस a इंटू एक्स। डी एक्स डी टी माइनस ए एक्स, एक्स को बाहर निकाला, इसकी जगह कैपिटल D माइनस a इंटू एक्स, माइनस y वाले टर्म को भी उधर ले जाए, बी वाई इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे की बात करते हैं, सेम कंडीशन, पहले इसे इधर ले आते हैं तो माइनस ए डैश एक्स बनेगा, यानी कि माइनस ए डैश एक्स, ये हिस्सा हुआ। अच्छा, फिर से वही काम, y को बाहर निकालेंगे तो इसकी जगह पर कैपिटल D माइनस बी डैश। ठीक, तो प्लस कैपिटल D माइनस बी डैश y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 ये बन गया। पुराना काम y को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करने के लिए पहले वाले इक्वेशन में d माइनस बी डैश का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा d माइनस बी डैश इंटू बी, और यहाँ b का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों जगह सेम क्वांटिटी, माइनस प्लस दोनों को ऐड कर दिया जाए। ठीक, लिखना इसमें इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई d माइनस बी डैश। ठीक, प्लस इक्वेशन नंबर 1 में d माइनस बी डैश का मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया किसमें, b इंटू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में b का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया। शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे पास हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, ये होगा d माइनस ए इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं d माइनस बी डैश का, ठीक, इंटू इधर से x माइनस b इंटू d माइनस बी डैश y इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन बना रहा होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी तरह दूसरे वाले इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई करें तो b का मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस बी ए डैश एक्स, यानी कि ए डैश बी एक्स, ये बना ये हिस्सा, प्लस b इंटू डी माइनस बी डैश वाई इज इक्वल टू 0। और अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करते ही ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचता है d माइनस ए इंटू डी माइनस बी डैश, ठीक, माइनस ए डैश बी, और ब्रैकेट के बाहर हमने ले लिया x इज इक्वल टू 0। ये हिस्सा बना, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ब्रैकेट के अंदर में d इंटू डी दैट इज द डी स्क्वायर, ठीक, d वाले टर्म बाहर ले रहे हैं, एक ना माइनस ए डी माइनस बी डैश इंटू डी, तो एक तो माइनस बाहर आया, ब्रैकेट के अंदर में a प्लस बी डैश इंटू डी, ये टुकड़ा बना, ठीक। अगला हिस्सा जो हमारे पास बच रहा है माइनस ए डैश बी यहाँ से और माइनस माइनस प्लस ए बी डैश यहाँ से, ठीक, तो प्लस ए बी डैश माइनस ए डैश बी, और ब्रैकेट के बाहर मौजूद है x इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट।
सॉल्व करने का तरीका वही पुराना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना करके m की वैल्यू निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। चूँकि इसमें 0 है इसलिए पी निकालने की आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ CF से हमारा काम बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। शुरुआत करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से। आगे चाहे तो बता देना, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनेगी m² माइनस a प्लस बी डैश m, ठीक, प्लस ab डैश माइनस a डैश b बराबर 0। यह ऑक्सिलरी इक्वेशन आया, ठीक, इतना नोट कर लो। इसके बाद आगे की चीज़ें फिर इसमें बढ़ा रहे हैं। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सीधे फैक्टराइज करके तो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, ऐसा इसको 2 हिस्से में तोड़ना, श्रीधराचार्य का इस्तेमाल करते हैं। श्रीधराचार्य का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम यहाँ से m की वैल्यू लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a के टर्म में, ठीक। शुरुआत करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू -b का मतलब सिर्फ माइनस माइनस प्लस a प्लस b डैश, माइनस b प्लस माइनस √b², माइनस है कोई फ़र्क नहीं, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, a प्लस बी डैश का होल स्क्वायर, ठीक, b² माइनस 4ac, तो a की जगह पर 1 है और c ये रहा, तो माइनस 4ac a b डैश माइनस a डैश b, ये आया अपॉन 2a की जगह पर 1 ही है तो केवल और केवल हो जाएगा 2, ये वैल्यू आई, ठीक। अब इसके बाद का हिस्सा फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट, यानी इसको सिंप्लीफाई करने पर m की वैल्यू हमको मिलती है m इज़ इक्वल टू a प्लस बी डैश, ठीक, प्लस माइनस √, ठीक, ये हिस्सा हुआ। इसे ओपन करते हैं, a² प्लस बी डैश स्क्वायर, a² प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस 2ab डैश माइनस 4ab डैश, ठीक, माइनस माइनस प्लस 4a डैश b, ये टुकड़ा है, ठीक। यानी अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों टुकड़े फिर से -2 के टर्म में देंगे, अपॉन 2 साथ में रहेगा ही रहेगा, अपॉन 2, यानी ये फैक्टर बन गया हमारे पास। दिस इम्प्लाइज दैट m इज़ इक्वल टू a प्लस बी डैश प्लस माइनस √, ठीक, a² प्लस बी डैश स्क्वायर, ये टुकड़ा हुआ, ठीक, और माइनस 2ab डैश, ये सब एक साथ, प्लस 4a डैश b अपॉन 2। अगर इतने हिस्से को देखें तो लिखा गया है a माइनस बी डैश का होल स्क्वायर और बाकी बचा हुआ प्लस 4a डैश b, ठीक। सुधार करके इसे भी लिख लेते हैं, यानी हमारे पास मिल गया m की वैल्यू इम्प्लाइज दैट m इज़ इक्वल टू a प्लस बी डैश, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस √a माइनस बी डैश का होल स्क्वायर प्लस 4a डैश b होल डिवाइडेड बाई 2, ये हमें तैयार हो गया m, ठीक। एक बार प्लस का साइन लेंगे तो पहला रूट आएगा, माइनस का साइन लेंगे दूसरा रूट आएगा, इसका मतलब दोनों रूट अलग अलग हैं। तो जब दोनों रूट अलग अलग हैं तो प्लस वाले के साथ हम m1 मान लेते हैं, माइनस वाले के साथ इसी वैल्यू को m2 मान लेते हैं। चूँकि इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम m1 और m2 को एज इट इज़ लेकर के काम चलाएंगे। लास्ट में हम बोल देंगे वेयर m1 इज़ इक्वल टू दिस, m2 इज़ इक्वल टू दिस,
शुरुआत करते हैं। ठीक, लेट m इज इक्वल टू m1 एंड m2 वेयर, यही हम बता दे रहे हैं, वेयर m1 इज इक्वल टू, प्लस वाले के साथ m1 को ले लेते हैं, a प्लस बी डैश प्लस अंडर रूट a माइनस बी डैश का, सॉरी, अंडर रूट a माइनस बी डैश का होल स्क्वायर प्लस 4a डैश b अपॉन 2। इसे हम m1 मान लेते हैं और m2 हम ले लेते हैं माइनस के साथ। m2 इज इक्वल टू a प्लस बी डैश प्लस अंडर रूट a माइनस बी डैश का होल स्क्वायर प्लस 4a डैश b, ठीक, होल डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया m1, ये हो गया m2। इसका मतलब जहाँ भी काम करना होगा हम केवल m1 m2 लिखेंगे, बाकी बातें यहाँ पर क्लियर है कि m1 कौन है और m2 कौन है। ठीक, CF लिखते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू, हालांकि अब CF और PI चूँकि निकालना नहीं है इसलिए हम सीधे x बराबर CF ही लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू C1 e टू दी पावर m1t पहला हिस्सा प्लस C2 e टू दी पावर m2t। ये तो x की वैल्यू हो गई। चूँकि हमने y को एलिमिनेट किया है इसलिए x की वैल्यू को फाइंड आउट किया और x की वैल्यू मिल गई तो यहीं पर डिफरेंशिएट करके dx dt निकाल लेते हैं और आए हुए dx dt और x की वैल्यू को हम दिए गए इनिशियल स्टेज में जो इक्वेशन दिया गया है उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, अगर वहाँ शुरुआत में 2 इक्वेशन माने हुए हैं तो इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेना, जो ये आया हुआ है x की वैल्यू, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट dx dt इज इक्वल टू, t के लिए डिफरेंशिएट करें, ये मिलेगा m1 c1 e की पावर m1t प्लस m2 c2 e की पावर m2t। ये हो गया dx dt। इतना नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। ठीक, अब जो इक्वेशन दिया गया था उसके पास वापस लौटते हैं। ठीक, पुटिंग दीज इन सारी वैल्यू को उठा करके रखते हैं। पुटिंग दीज इन, जो इक्वेशन दिया गया था पहला वाला, उस इक्वेशन को देखते हैं। ये होगा dx dt, ठीक, इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई, यानी इसको y के टर्म में अगर लिखा जाए तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, हमारे पास था b से डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू बनेगा dx dt माइनस ax होल डिवाइडेड बाई b, यानी 1/b विद इन ब्रैकेट dx dt माइनस a इंटू x। इसमें उठा करके इन दोनों वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। चल शुरुआत करते हैं रखने की, यानी कि इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ठीक, 1/b मौजूद अपनी जगह पर विद इन ब्रैकेट dx dt की वैल्यू रखते हैं तो dx dt की वैल्यू है m1 c1 e की पावर m1t पहला प्लस m2 c2 e की पावर m2t। ये हुआ माइनस a इंटू एक्स, यानी माइनस, इस पूरे में माइनस a का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस a का मल्टीप्लाई करते ही ये बनेगा माइनस a c1 e की पावर m1t और यहाँ से माइनस a c2 e की पावर m2t, c2 e की पावर m2t ब्रैकेट क्लोज। ये हो गई y की वैल्यू। ठीक, सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये फैक्टर और इस फैक्टर को एक साथ ले लें और इसे एक साथ ले लें तो हमारे पास मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू
1/b विद इन ब्रैकेट m1 माइनस a, ठीक, m1 माइनस a, c1e की m1t, c1e की पावर m1t बाहर ले लेते हैं, तो c1e टू द पावर m1 इंटू टी बाहर निकाल लिया, ठीक, प्लस इसी तरीके से अगले पैकेट में m2 माइनस a, m2 माइनस a और ब्रैकेट के बाहर निकाला c2e टू द पावर m2t, ये हो गया, ठीक। ये हो गई y की वैल्यू, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4 में y की वैल्यू, ये दोनों मिल करके दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। लिखना 3 and 4 गिव रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, गिव रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 उस सॉल्यूशन को देंगे जिसकी हमें ज़रूरत थी। अभी इसके हम 2 न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, इसके बाद बाकी वीडियो में इसके और भी आगे के न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। अभी इसमें सेकंड मेथड भी बचा ही हुआ है।